उत्तरी कोरिया उन गिने चुने देशों में से एक है जहां आप अकेले नहीं जा सकते। पर्यटन की अनुमति केवल सरकारी गाइडों के साथ संगठित समूह के हिस्से के रूप में और तयशुदा मार्ग पर ही है। प्रवेश चीन के रास्ते संभव है जहां सभी वीजा विशेष एजेंसियों के माध्यम से ही बनते हैं, सीधे आवेदन नहीं किया जा सकता। तयशुदा मार्ग से भटकना कानून तोड़ने जैसा है। असल में यह देश बाहरी दुनिया से उतना ही कटा हुआ है जितना 20वीं सदी के मध्य में था। सीमा जांच केवल एक औपचारिकता नहीं बल्कि डराने धमकाने का एक कार्य है। सभी व्यक्तिगत सामानों की जांच की जाती है जिनमें पेन ड्राइव, स्वीडन फोन के ऐप, किताबें और यहां तक कि स्क्रीन सेवर भी शामिल है। धार्मिक प्रतीकों वाली कोई भी वस्तु, दूसरे देशों के नेताओं की तस्वीरें, औरतों और विदेशी वीडियो वाली पेन ड्राइव भी पूछताछ का कारण बन सकती हैं। 2014 में एक अमेरिकी को इसलिए हिरासत में लिया गया था क्योंकि उसने एक होटल में बाइबल छोड़ दी थी। देश में वो सब कुछ निषिद्ध है जो शासन की विचारधारा में फिट नहीं बैठता। प्योंगयांग में पर्यटकों को केवल चुनिंदा स्थानों पर जाने की अनुमति है। ये है नए रंग रोगन वाले अग्रभाग, नए मोहल्ले और खाली रेस्तरां जहां सब कुछ जैसे जमसा गया है। सड़कें साफ है, इमारतें चमकीले रंगों से रंगी हैं, लेकिन माहौल बनावटी है। स्थानीय लोग कैफे में नहीं जाते, खरीदारी नहीं करते और न ही बाहरी लोगों से बात करते हैं। आप जो कुछ भी देखते हैं वह एक बड़ी सावधानी से बनाई गई नुमाइश का हिस्सा है। तय मार्ग से जरा भी हटना मना है। शहर एक ऐसे दिखावे का काम करता है जिसका मकसद एक अवास्तविक खुशहाली का यकीन दिलाना है। पर्यटकों को दिखाए जाने वाले स्टोर थिएटर के दृश्यों जैसे लगते हैं। अलमारियों पर सामान, किताबें, खिलौने, भोजन सजाया गया है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं है। कीमतें विदेशियों के लिए विशेष मुद्रा में लिखी होती हैं और दुकानदार हमेशा डिस्प्ले पर रखी चीजें खरीदने की अनुमति नहीं देते। यह कोई वास्तविक अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि एक नाटक है। देश के वास्तविक हिस्सों में दुकानें राशन कार्ड प्रणाली पर चलती हैं, सामान सीमित है और ऐसे आंतरिक सज्जा के बारे में किसी ने सुना भी नहीं। पर्यटकों को सामान्य जीवन का भ्रम दिखाया जाता है। हर पर्यटक के साथ कम से कम 2 लोग होते हैं। औपचारिक रूप से तो वे गाइड होते हैं, लेकिन असल में वे राज्य सुरक्षा सेवा के कर्मचारी होते हैं। वे एक कदम भी दूर नहीं जाते, उसी होटल में रहते, हैमगल की मेज पर खाते हैं और चेहरे के हाव भाव तक पर नजर रखते हैं। खिड़की के पास रुकना, समूह से पिछड़ जाना, किसी स्थानीय व्यक्ति से सवाल पूछना, ये सब तुरंत प्रतिक्रिया का कारण बनता है। उनका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि कोई विदेशी कुछ अनावश्यक न देखे और तयशुदा व्यवस्था को भंग न करे। ये साथ देना मदद से ज्यादा निगरानी जैसा है। उत्तर कोरिया में केवल वही तस्वीरें ली जा सकती हैं जिनकी पहले से अनुमति मिली हो। सैनिक निर्माण स्थल, जर्जर घर, गरीब कपड़े पहने लोग, खेत, पुरानी गाड़ियां और भी बहुत कुछ सख्त मना है। यहां तक कि एक सही शॉट भी समस्या बन सकता है यदि उसमें उदाहरण के लिए कोई स्मारक फ्रेम में कटा हुआ हो। घूमने के बाद फोन और कैमरे जांचे जा सकते हैं। जो तस्वीरें जांच में पास नहीं होती उन्हें निगरानी में मिटा दिया जाता है। कुछ मामलों में उपकरण पूरी तरह से जब्त कर लिए जाते हैं। किम इल सुंग और किम जोंग इल के स्मारकों का दौरा किसी भी पर्यटक कार्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा है और नतमस्तक होने से इनकार को सीधा अपमान माना जाता है। पर्यटकों को समझाया जाता है कि कैसे खड़े होना है, किस पल झुकना है और तस्वीरें कैसे लेनी है, क्योंकि शिष्टाचार के उल्लंघन पर निर्वासन और हिरासत के मामले सामने आए हैं। ये स्मारक केवल वास्तुकला नहीं बल्कि राजकीय पंथ का केंद्रीय तत्व है और इनका सम्मान आगंतुकों सहित सभी के लिए एक अधिकार नहीं बल्कि एक कर्तव्य है। उत्तर कोरियाई टेलीविजन और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में दिखाए जाने वाले सैन्य परेड प्रचार का मुख्य साधन है। इनमें हजारों सैनिक, बख्तरबंद वाहन, बैलिस्टिक मिसाइलें और झंडों के साथ सुव्यवस्थित जनसमूह शामिल होते हैं। इनके अभ्यास हफ्तों तक चलते हैं। शासन के लिए ये सेना की शक्ति का प्रदर्शन करने, आबादी को एकजुट करने और बाहरी विरोधियों को डराने का एक तरीका है। यहाँ तक कि पर्यटक भी यदि भाग्यशाली हो तो एक अभ्यास में शामिल हो सकते हैं, -1 शो की तरह, लेकिन असली हथियारों के साथ। प्योंगयांग के बाहर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया है जहां टूटी सड़कें, बिजली का अभाव, जर्जर बुनियादी ढांचा, हाथ से मजदूरी और जीवन मरण का संघर्ष है। लोग 21वीं सदी में ऐसी परिस्थितियों में जीते हैं जिनकी कल्पना भी मुश्किल है। वे घरों को लकड़ियों से गर्म करते हैं, बिना किसी तकनीक के जमीन जोतते हैं और मक्के के दलिए व घास पर जीवन यापन करते हैं। बिजली अक्सर गुल रहती है और चिकित्सा सुविधाएं लगभग ना के बराबर हैं।
पर्यटकों को राजधानी छोड़ने की मनाही है क्योंकि उसके बाहर ही गरीबी का असली स्वरूप छिपा है। सामान राशन कार्डों पर वितरित किए जाते हैं। मांस केवल त्योहारों पर ही मिलता है। चावल, मक्का और सोयाबीन के अवशेष उनके आहार का मुख्य आधार हैं। गरीब इलाकों के लोग पत्ते, घास और पानी की दलिया जैसे जंगली भोजन खाकर गुजारा करते हैं। खुले बाजार औपचारिक रूप से प्रतिबंधित हैं पर चोरी छिपे चलते हैं। व्यापार करते पकड़े जाने पर जेल हो सकती है। मानवीय सहायता विदेशों से आती है लेकिन गांवों तक मुश्किल से पहुंच पाती है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि लाखों लोग गंभीर कुपोषण से ग्रस्त हैं। सैन्य शिक्षा विद्यालय में आरंभ होती है। बच्चे गणवेश धारण करते हैं, मार्च में सम्मिलित होते हैं और नारे याद करते हैं। वरिष्ठ कक्षाओं में अनिवार्य सैन्य सेवा की तैयारी होती है। विद्यालय के बाद पुरुषों को 10 वर्ष तक और महिलाओं को लगभग 7 वर्ष सेना में सेवा देनी पड़ती है। सैनिकों को अक्सर निर्माण स्थलों और कृषि कार्यों में लगाया जाता है। सैन्य अनुशासन पूरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सेवा मुक्ति के बाद भी कई लोग ऐसी संरचना में काम करना जारी रखते हैं जहां सब कुछ आदेशों और कठोर पदानुक्रम के अधीन होता है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के अनुसार उत्तर कोरिया में 30 तक श्रम शिविर मौजूद हैं। वहां दसियों हजार लोग बंद हैं, असली असंतुष्टों से लेकर उन लोगों तक जिन्होंने बस मजाक किया था, संदेह के घेरे में आ गए थे या किसी संदिग्ध के रिश्तेदार थे। परिस्थितियां अमानवीय हैं। भूख, मरीज का देने वाला काम, चिकित्सा का अभाव और नियमित पिटाई। कुपोषण से हुई मौतों की पुष्टि हुई है। सजा बिना मुकदमे के सुनाई जाती है। शिविर का मतलब है आजीवन चुप्पी। नागरिकों के लिए वैश्विक इंटरनेट तक पहुंच प्रतिबंधित है। इसके स्थान पर क्वांगम्योंग नामक एक आंतरिक नेटवर्क है जहां केवल सरकारी वेबसाइटें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध है। वहां गूगल, यूट्यूब, मैसेंजर और बाहरी खबरें अनुपलब्ध हैं, यहां तक कि वैज्ञानिक लेख भी छांटे जाते हैं। बाहरी इंटरनेट का उपयोग करना जासूसी के अपराध के समान दंडनीय है और केवल शीर्षस्थ अधिकारी व विश्वसनीय वैज्ञानिकों को ही पूर्ण नियंत्रण में सीमित नेटवर्क पहुंच प्राप्त है। दक्षिण कोरियाई पॉप संगीत, अमेरिकी फिल्में और जापानी एनिमेशन, ये सब तस्करी है। हैरी पॉटर वाली एक फ्लैश ड्राइव के लिए एक किशोर को श्रम शिविर में भेजा जा सकता है। ऐसा भी एक मामला ज्ञात है जब एक स्कूली छात्र को एक टीवी धारावाहिक देखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। देश में संगीत विशेष रूप से देशभक्तिपूर्ण है, नेता, देश और सेना के बारे में। बाहर से आने वाली किसी भी सामग्री को वैचारिक जहर माना जाता है। इसके वितरण के लिए मृत्युदंड है। पहली कक्षा से बच्चों को किम इल सुंग की जीवनियां पढ़ाई जाती हैं, उनसे उनके कारनामों के दृश्य बनवाए जाते हैं और नेताओं के भाषण कंठस्थ करवाए जाते हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। उदाहरण के लिए यह दावा किया जाता है कि किम इल सुंग ने अकेले ही जापान को हराया था। सभी स्कूली प्रतियोगिताएं, गीत, नाटक माइनस सब नेता के बारे में होते हैं। कम उम्र से ही आलोचनात्मक सोच को दबाया जाता है। यहां तक कि बच्चों के खेलों में भी शत्रु, दक्षिण कोरिया और अमेरिका माइनस की छवि विकसित की जाती है। हर इलाके में बंकर है और अधिकांश आबादी निकासी प्रक्रिया जानती है। स्कूलों व कारखानों में आक्रमण की स्थिति के लिए नियमित रूप से अभ्यास कराए जाते हैं। नागरिकों को ऐसे पर्चे बांटे जाते हैं जिनमें परमाणु हमले की स्थिति में क्या करना है ये समझाया जाता है। ये केवल वहम नहीं बल्कि ये राज्य की आधिकारिक नीति है जो जनता को ये विश्वास दिलाती है कि दुश्मन दरवाजे पर है। देश का पूरा जीवन युद्ध की आशंका पर ही टिका हुआ है। होटल में भी आप अकेले नहीं हैं। कैमरे, सॉकेट, वेंटिलेशन और दीवार के पैनलों में छिपे हो सकते हैं। आपका फोन हैक हो सकता है, लैपटॉप स्कैन हो सकता है। कमरे से देर तक बाहर रहना, अजीबोगरीब बातचीत या शौचालय में ज्यादा देर रुकना जैसी कोई भी असामान्य गतिविधि दर्ज की जाती है। कभी कभी होटल का स्टाफ खुद ही मुखबिर का काम करता है। यहां जानकारी ही हथियार है। गलत समय पर दी गई एक मुस्कान भी रिपोर्ट में दर्ज हो सकती है। हजारों उत्तर कोरियाई चीन के रास्ते भागने की कोशिश करते हैं जिसमें गुलामी में फंसने या वापस सौंपे जाने का जोखिम रहता है। पकड़े जाने पर उन्हें यातना शिविर या गोली मारकर मौत की सजा दी जाती है। कभी कभी पूरे परिवार को दंडित किया जाता है। यहां तक कि दक्षिण कोरिया पहुंचने वाले भी डर में जीते हैं क्योंकि उत्तर कोरिया ने भगोड़ों को वापस लाने के लिए अभियान चलाए हैं। पलायन केवल स्वतंत्रता का चुनाव नहीं है, ये इंसानी जिंदगियों की कीमत पर लिया गया फैसला है। उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं और वे इसे छिपाते नहीं हैं। शासन नियमित रूप से परीक्षण करता है और दक्षिण कोरिया अमेरिका, जापान को धमकी देता है। ये सिर्फ एक निवारक उपकरण नहीं बल्कि उसकी पूरी विदेश नीति का केंद्र है।
अधिकारी सहायता प्राप्त करने, प्रतिबंध हटवाने और प्रभाव का व्यापार करने के लिए इस धमकी का उपयोग करते हैं। दुनिया को ठीक से नहीं पता कि उत्तर कोरिया के पास कितने परमाणु युद्ध शीर्ष हैं, लेकिन एक भी पूरे क्षेत्र को भय में रखने के लिए काफी है। उत्तर कोरिया सिर्फ एक तानाशाही नहीं है, ये एक बंद व्यवस्था है जहां सब कुछ नियंत्रण में है। विचार, शब्द, हरकतें, यहां ना आप चुन सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, ही यहां से जा सकते हैं। अजनबी यहां प्रवेश नहीं कर सकते और यहां के लोग बाहर नहीं निकल सकते। पर्यटकों को एक नाटक दिखाया जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे करोड़ों लोग पूर्ण भय में जी रहे हैं। अगर आपको ये दिलचस्प लगा तो सब्सक्राइब करें, आगे और भी बहुत कुछ दिलचस्प आने वाला है। बाय।